तो जो हम प्रीवियस क्लास में हमने जो हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ने लगे तो हमने देखा कि हमने पूरा ट्रैक पढ़ लिया, हम लंग्स तक गए कि लंग्स कैसे दिखते हैं, या ट्रैकिया क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स पे जो एडम्स एप्पल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, या फेरिंग्स हम किसे कहेंगे, नेजल चैम्बर का क्या रोल था। तो हमने इन सबके एक रोल जाने थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हम एक मैकेनिज्म पे पहुंचे थे जो कि थी हमारी ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेंगे और उस ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है, उस ग्लूकोज का जो हमारे अंदर ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये थी हमारी ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हमारा जो ग्लूकोज इसको ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हमने देखा था कि हम इनहेलेशन की प्रोसेस पे आ गए थे, और इनहेलेशन की जो प्रोसेस थी उस पे हमने देखा कि कौन सी 2 मसल्स थी जो इन्वॉल्व थी इनहेलेशन की प्रोसेस में। तो एक थी हमारी फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट थी, जो हमारे एक डायफ्राम था जो हमारी सी शेप स्ट्रक्चर है लंग्स के नीचे उसके, और हमारे जो रिब केज है उसके बीच में थी, ठीक है। और दूसरी मसल हमने देखी थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो कहाँ थी, जो हमारा रिब केज है पूरा का पूरा, ठीक है, उन केज में जो उनकी जो क्या है रिब्स हैं उनके बीच में थी, ठीक है। हमने अगर मैं केव्स भी मैंने आपको बनाया था तो कैसे बताया था मैंने आपको कि हमारा जो लंग्स है वो किसमें है अटैच, किसमें है, हमारे एक ऐसे केज में प्रेजेंट है, ठीक है। ये केज क्या करता है, हमारे रिब्स को, हमारे जो लंग्स हैं जिसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कि जो अगर हल्के से हमारे झटका भी लग जाए तो हमारे लंग्स क्या हो, खराब ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा था, ये रिब केज, ठीक है, ये हमारा रिब केज। इस रिब केज में क्या होती, इसका जो अरेंजमेंट होता है ऐसे, इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, ये रिब्स हैं, ये पसलियां होती हैं, ठीक है, और ये पेयर में अरेंज्ड होती हैं। टोटल कितनी होती हैं, ये टोटल होती हैं ये 12, ठीक है, ये पसलियां हैं हमारी, ठीक है, और ये बीच में जुड़ी होती हैं एक स्ट्रेटम, टोटल होती है 12। इनके बीच में एक मसल देख रहे थे हम, ठीक है, इनके बीच में जो मसल्स देख रहे थे हम, उनको हम कौन सी मसल्स कह रहे थे, उनको हम कह रहे थे एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और एक मसल मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा लंग्स है उसके बीच में नीचे एक सी शेप स्ट्रक्चर होती है जिसे हम डायाफ्राम कह रहे थे। डायाफ्राम क्या कर रहा था, डायाफ्राम कर रहा था किसको, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है जहाँ पे हमारा लंग्स है उस वाले पार्ट को हमारे एब्डोमिनल वाले पार्ट से, जहाँ पे स्टमक या इंटेस्टाइन वाला पार्ट आएगा, उससे अलग कर रहा था, ठीक है, बीच में पार्टीशन का काम कर रहा था। तो इनके बीच में भी हमने एक मसल्स देखी थी जिन्हें हमने क्या कहा था, इनके बीच में जो मसल्स थी उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था उसको फ्रेनिक मसल। कौन सी मसल थी ये, फ्रेनिक मसल, ठीक है, फ्रेनिक मसल। तो हमें 2 मसल देखी, फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये दोनों कहाँ है, एक तो है डायफ्राम के बीच में, डायफ्राम और रिब केज के बीच में, और जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो है 2 रिब्स के बीच में, ठीक है। अगर इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ये खिंचेंगी, देखो अगर ये चीज खिंचती है तो ये खिंचने से क्या होगा, ये चीज ऊपर की तरफ जाएगा, जो हमारा केज है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसको खिंचने से साथ में ये भी खिंचेगा। तो अभी जो इस पोजिशन में है डायफ्राम, वो किस पोजिशन में आ जाएगा, वो इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। किस पोजीशन में आता है, फ्लैट की पोजीशन में। अभी डायफ्राम कैसा है, थोड़ा सा डोम शेप में है, तो फिर कैसा आएगा हमारा, थोड़ा फ्लैट शेप। ये किसकी शेप है, हमारी डायफ्राम की, ठीक है। कैसे हो गया, किस वजह से हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन। अब कोई चीज ऐसे फ्लैट हो गई है, मतलब फैल गई है, वहां पे एरिया क्या हो चुका है, बढ़ गया है, ठीक है, वहां का एरिया क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। उस वजह से क्या होगा, वहां पे जो एरिया बढ़ने से वहां पे जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। पहले छोटी सी जगह में सब थे, अब उनको थोड़ी ज्यादा जगह मिल गई है, तो वहां पे जो प्रेशर था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। उस प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो रहा था कि हमारे लंग्स के अंदर तो प्रेशर कम हो गया और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो गया था, ज्यादा। तो
हमेशा जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से कैसे मूव कर रही थी, लो प्रेशर की तरफ। तो जैसे ही प्रेशर हमारे अंदर कम हुआ तो जो हमारी एयर है वो हमारे अंदर क्या कर गई, मूव कर गई, अंदर की तरफ आ गई। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया था, इनहेलेशन की प्रोसेस, हमने इनहेलेशन नाम दिया था। वहीं अगर दूसरी साइड हम देखें, दूसरी प्रोसेस क्या थी हमारी, एक्सहेलेशन। ठीक है, ये थी हमारे इनहेलेशन की प्रोसेस। और अगर हम देखें कौन सी, इनहेलेशन की प्रोसेस, तो इनहेलेशन की एक्सहेलेशन की प्रोसेस, अभी तक तो ये सब इनमें खिंचाव था, ये सब ऊपर चले गए थे। ठीक है, हमारा रिब भी अप एंड आउट हो गया था, डायफ्राम हमारा फ्लैट हो चुका था। लेकिन अब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी तब क्या होगा, एक्सहेलेशन में जो दो मसल्स कौन कौन सी थी, एक तो हमारी फ्रेनिक मसल जो कि हमारे डायाफ्राम और हमारा जो रिब केज है उसके बीच में थी, और दूसरी थी हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि दो रिब्स के बीच में थी। अब उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, अब क्या होंगे, वो रिलैक्स की कंडीशन में आएंगे, मतलब वो आराम की कंडीशन में आएंगे। आराम की कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्शन खिंचाव से ऊपर चले गए थे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। तो जैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे तो जो डायफ्राम फ्लैट हो गया था, ठीक है, जो डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था वो क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा। ठीक है, डायफ्राम क्या हो जाएगा हमारा, रिलैक्स्ड। ठीक है, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने से वापस से इसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तो फ्लैट हो गया था, अब वापस से रिलैक्स होके किसमें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। जब भी हम रिलैक्स होते हैं तो क्या होते हैं, हम ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं अपनी। ठीक है, तो रिलैक्स होके जैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे, और जब ये वाली मसल्स, जब दो रिब्स के बीच वाली मसल्स भी किसमें आएंगी, रिलैक्स होंगी या फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगी, तो जो रिब्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऊपर उठा था वापस से कहाँ आ गया, अपनी जगह पे आ गया। और जैसे ही अपनी जगह पे आएंगे तो वापस से वहां का एरिया क्या हो जाएगा, वापस से वहां का एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम जो वहां का है क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वहां पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और एयर का मूवमेंट मैंने आपको क्या बताया था, जो एयर मूव करती हैं वो कैसे करती हैं, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हाई प्रेशर कहाँ है, हमारे लंग्स में है, क्योंकि क्या हुआ है, डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। ठीक है, रिलैक्स हो गया है, वापस से जो रिब्स ऊपर की तरफ उठा था वापस से नीचे आ गया है, मतलब वहां का वॉल्यूम और एरिया वापस से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। वॉल्यूम और एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। और एयर कैसे मूव कर गई, बाहर से। ठीक है, एयर कैसे मूव करेगी, अंदर से, अंदर क्या है, प्रेशर ज्यादा, अंदर से बाहर की तरफ, मतलब हमारे लंग्स से हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एक्सहेलेशन, मतलब सांस को बाहर छोड़ना। समझ में आया आपको कि इनहेलेशन की प्रोसेस क्या है और एक्सहेलेशन की प्रोसेस क्या है। इनहेलेशन की प्रोसेस में हमारे अंदर का प्रेशर क्या हो गया था, हमारे अंदर का प्रेशर कम हो गया था, क्योंकि अगर इन जो मसल्स में खिंचाव हुआ, इनके खिंचने की वजह से हमारे लंग्स का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या हुआ, एक्सहेलेशन की प्रोसेस में ये दोनों मसल्स रिलैक्स हुई, अपनी अपनी पोजीशन में आ गई, और वापस से एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम होने से क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, एयर मूव कर गई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, मैकेनिज्म जो बताई है ब्रीदिंग की, कि कैसे एयर हमारे अंदर जाती है और कैसे एयर हमारे बाहर आती है। ठीक है, तो सारा का सारा जो रोल है वो दो मसल्स का है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनहेलेशन की प्रोसेस में होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इनहेलेशन की प्रोसेस में होता है कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी मसल्स में होता है, तो फ्रेनिक मसल्स में होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है या सांस बाहर लेने की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे रिलैक्सेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, रिलैक्सेशन की होती है। कौन सी मसल्स में, सेम वही मसल्स है, कौन सी है, फ्रेनिक मसल्स। ठीक है, या दूसरी मसल कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी इनहेलेशन की प्रोसेस है वो एक्टिव है या पैसिव है, तो आप क्या कहेंगे कि इनहेलेशन की प्रोसेस कैसी है, तो आप बताएंगे कि इनहेलेशन की प्रोसेस एक्टिव है। क्यों एक्टिव है,
तो क्या इसलिए एक्टिव है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, जब भी मसल्स वर्क करती हैं तो क्या होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। हम जब मूव करते हैं तो हमारे पैरों की मसल्स वर्क करती हैं, तो हमें चलने के लिए भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि कुछ देर चलने के बाद आप थक जाते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी, क्योंकि आप में एनर्जी क्या हो रही होती है, लो हो रही होती है। तो मसल जब भी मूव करेगी, मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो ये जो हमारी प्रोसेस है, इनहेलेशन की प्रोसेस, यहाँ पे मसल्स ने मूव किया है। ठीक है, जो फ्रैनिंग मसल है वो भी ऊपर की तरफ उठी है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी क्या है, ऊपर की तरफ उठी हैं। तो इनमें क्या लगी है, हमें एनर्जी लगी है। इसलिए हम इनहेलेशन की प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या खर्च करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। वहीं दूसरी तरफ हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पैसिव प्रोसेस बोलेंगे। क्योंकि देखो, उठ गई है, वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, मसल्स को कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई चीज को खींचते हैं तो वापस अपने आप ही, जब हम किसी चीज को खींच रहे, ठीक है, ये पैन है, ये तो पैन है, खींचेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज जो खींचेगी तो मुझे से खींचने में तो क्या करनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, मैं खींच रही हूँ, मैं इसमें एनर्जी लगा रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसको खींच के छोड़ दूं, ठीक है, अगर इसमें वो प्रॉपर्टी होगी वापस अपनी स्टेज में आने की, तो वो अपने आप ही आ जाएगी, मुझे वापस उसकी कंडीशन में लाने की जरूरत नहीं है। अगर रबड़ बैंड भी आप देखते हैं तो रबड़ बैंड को आप खींचते हो तब तो आप एनर्जी लगाते हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हो। जब उसको रबड़ को खींच रहे होते हो तो आप अपनी एनर्जी दे रहे होते हो, फिर जैसे आप उसको छोड़ देते हो वापस से वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। हमें वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती कि रबड़ बैंड को वापस उसकी कंडीशन में पहुंचाने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो जो इस वजह से जो यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल रिलैक्स हो रही है। जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है वहाँ पे मसल्स क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तो यहाँ पे हमने कोई एनर्जी नहीं दी। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, पैसिव प्रोसेस हो गई। पैसिव मतलब जहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। तो एक्सहेलेशन थे, ये तो हमारे क्या थी, कौन सी मैकेनिज्म थी, हमारा इनहेलेशन जिसमें हम सांस ले रहे थे, और एक दूसरी थी हमारी एक्सहेलेशन जिसमें हम सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। अब इनमें थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, किस किस डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इनहेलेशन का अगर आपसे पहला ही पूछा जाए, पहला डिफरेंस, तो आप क्या बोलेंगे, इनहेलेशन की प्रोसेस का डिफरेंस क्या बताएंगे आप, कि क्या होता है, उसके अंदर हम O2 लेते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, एक्सहेलेशन में हम CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, इनहेलेशन में क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है, इनहेलेशन इट इज द इंस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है, इंस्पिरेशन ने इंस्पायरेशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन कर रहे हैं किसको, एयर को, ऑफ एयर इन द ब्रीदिंग। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं एयर को। ब्रीदिंग के इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एयर इन कर रहे हैं। और हम एक्सपायरेशन में क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं या एक्सपेल कर रहे हैं हमारी एयर को। ठीक है, इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं एयर को। फिर इसमें क्या कह रहा है, टू इनहेल एयर रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो रिब की पोजीशन क्या होती है, तो रिब होता है अप एंड आउट। ठीक है, जब खिंच रही है कोई चीज तो ऊपर की तरफ उठती है और बाहर की तरफ फैल रही है, तो रिब की पोजीशन क्या बताएंगे हम, रिब केज होता है मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि अप जाता है, ऊपर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ फैलता है। सेम वहीं पे जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो केस कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। वापस से जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो थोड़ा नीचे आएगा और थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा। आप खुद इनहेल करके देखो, खुद आप सांस अंदर लेके देखो। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आप कुछ चीजों को उठा हुआ देखेंगे अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, आप देखेंगे कि जो हमारा थोरेसिक वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठेगा, और जब आप रिलैक्स होंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे, तब देखेंगे कि वो जो उठा था पार्ट वो वापस से कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। तो याद रखना, इनहेल में रिब केस अप जाता है और आउट जाता है, और एक्सहेल में जो रिब केस है वो कहाँ आता है, डाउन जाता है और अंदर की तरफ आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन में हो तो वहीं पे क्या ले लेनी है, एक इनहेल और एक एक्सहेल। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। बिल्कुल,
जब कोई चीज ऊपर की तरफ बाहर की तरफ जा रही है तो वहां का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या देखा, इनहेलेशन में मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। जब कोई चीज अप हो रही है और बाहर की तरफ जा रही है तो वहां का जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, जो थोरेसिक एरिया है ये वाला पार्ट, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब एक्सेल में वापस से आ रही है, ठीक है, वापस से नीचे आ रही है, तो क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वापस से अपनी पोजीशन में गई तो जो फैली थी वापस से क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट पे कह रहा है द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट फ्लैटन्स। यहाँ पे डायफ्राम कैसे हो जाता है, फ्लैट आ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है कि जो आपका कौन सा है, इनहेलेशन की प्रोसेस है, उसमें डायफ्राम की कंडीशंस कैसी है। क्वेश्चन ये भी आता है कि इनहेलेशन की प्रोसेस में डायफ्राम कैसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, क्योंकि खिंचेगा तो जो डोम शेप था वो कैसे हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि अब जब हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस में रिलैक्सेशन 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 कह रहे हैं तो रिलैक्स नहीं होता है, ठीक है। रिलैक्स मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आना, तो डायफ्राम की पोजीशन कैसी है, ऐसी है वापस, ठीक है। तो इनहेलेशन की प्रोसेस में तो डायफ्राम कैसा है, फ्लैट। तो ये याद रखना, इनहेलेशन की प्रोसेस में डायफ्राम कैसा रहेगा, कैसा हो जाएगा, फ्लैट रहेगा। और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, रिलैक्स होगा और वापस से कैसा आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो कि उसकी क्या थी, डोम शेप थी। समझ में आया कि मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स एंड फॉर्म डोम शेप, कैसे बन जाएगा, डोम शेप में हो जाएगा। इसमें क्या रहा है, इनहेलेशन में लंग्स गेट इन्फ्लेटेड, ठीक है। इन्फ्लेटेड मतलब फैलेंगे लंग्स भी, अगर वहां पे अगर थोरेसिक कैविटी का एरिया, अगर हमारा ये एरिया बढ़ेगा तो हमारे लंग्स को भी क्या मिलेगा, फैलने का मौका मिलेगा, ठीक है। तभी तो लंग्स फैलेगा, उस वजह से तो क्या होगा, लंग्स के अंदर का एरिया बढ़ जाएगा और जो एयर है, ठीक है, वो बाहर से हमारे अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो गया और एयर मूव कर जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो एयर क्या कर जाएगी, इन हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंग्स गेट डिफ्लेटेड, मतलब वापस से क्या होंगे, पास आ जाएंगे, उनका जो एरिया है वो कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एयर कैसे मूव कर जाएगी, एयर मूव कर जाएगी अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब अब हाई प्रेशर कहाँ है, लंग्स में है, और एयर कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और एक्सेल में हमें क्या करना है, एयर को हमारे लंग्स से बाहर तो निकालना है, तो हाई प्रेशर लंग्स में है तो एयर हाई प्रेशर से कहाँ मूव कर जाएगी, एटमॉस्फेयर के लो प्रेशर की तरफ। तो ये क्या है, डिफरेंसेस है। अगर हम और एक और डिफरेंस देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया इंक्रीज हो रहा था यहाँ पे और प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज। तो एयर कैसे मूव करेगी, एयर मूव कैसे करेगी, एयर का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर कहाँ है, प्रेशर डिक्रीज कहाँ है, लंग्स में, तो एयर क्या हो जाएगी, एयर हो जाएगी हमारी इन, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या पॉइंट हो सकता है कि एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एरिया हो जाएगा डिक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर हो जाएगा आपका इंक्रीज, ठीक है। और एयर कैसे मूव करेगी, अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो प्रेशर कैसे हो जाएगी, यहाँ पे एयर क्या हो जाएगी, एयर हमारी हो जाएगी आउट, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कैसी प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, एटीपी की। और ये कैसी प्रोसेस है, ये है पैसिव प्रोसेस। कैसी है, पैसिव प्रोसेस। तो ये थी हमारी ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स, जिसमें हम इनहेल कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम एक्सेल कर रहे थे। ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एयर लेते हैं और एयर निकालते हैं। लेकिन ये जो लेना है और बाहर निकालना है वो कैसी प्रोसेस है, इनको प्रोसेस को हमने इनहेलेशन या एक्सेलेशन नाम दिया था, ठीक है। और इन प्रोसेस से ही क्या होता है, इन प्रोसेस के थ्रू ही क्या हो रहा है हमारा, हम एयर को ले पा रहे हैं और एयर को छोड़ पा रहे हैं। और कैसे, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है,
ठीक है, क्या होता है, प्रेशर कैसे बढ़ता है, कहाँ पे प्रेशर कम होता है, डायफ्राम कौन सी प्रोसेस में फ्लैट होता है, डायफ्राम कौन सी में डोम शेप्ड होता है, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पे भी डिफरेंस मैंने बता दिया है, एक्टिव कौन सी होती है, पैसिव कौन सी होती है। तो जैसे आप इनको पढ़ेंगे तो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके अगर डाउट्स क्लियर होते हैं तो आप आराम से इजीली, जब हम एमसीक्यू वाला पार्ट लेंगे तब आप उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और कुछ और कुछ भी है जो आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीख पाएंगे वहाँ पे एमसीक्यू से। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट, अगर कुछ कॉन्सेप्ट छूट भी जाते हैं तो वो कहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, आपके एमसीक्यू से सॉल्व होते हैं। तो आज ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमने पढ़ी है, कल हम देखेंगे कि अब देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक्चुअल रेस्पिरेशन में होना क्या है ना, रेस्पिरेशन में होना क्या है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होना है, हम इस प्रोसेस की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होना है, देखो एयर आई, एयर आ गई है ना, हमने पहले देखा, हम एयर हमने इन कर ली। ठीक है, एयर इन होके कहाँ गई, लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में कहाँ जाएगी, ये लंग्स की फंक्शनल यूनिट जो हमारी एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई तक पहुंची, एल्वियोलाई से यहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगी। गैस एक्सचेंज मतलब क्या है, O2 को हम लेंगे, O2 इन हो जाएगी, कहाँ पे इन हो जाएगी, बॉडी में, और CO2 को हम आउट करेंगे। CO2 कहाँ चली जाएगी, वापस से एल्वियोलाई में। ठीक है, O2 इन बॉडी में आ गई, अब O2 बॉडी में आके कहाँ आई, हमारे ब्लड में। ठीक है, कहाँ आ गई, हमारे ब्लड में आ गई। अब ब्लड से कहाँ जाएगी, ये ब्लड से जाएगी हमारे टिश्यूज में। ठीक है, कहाँ जाएगी, हमारे टिश्यू में जाएगी। तो रेस्पिरेशन की और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। किसका होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे हम, इस O2 से ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। समझ में आया ये वाली बात कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, एयर को इन कर लिया है, लंग्स तक ले आए हैं, अब एल्वियोलाई पे जाएंगे। ठीक है, लंग्स में आ गई, लंग्स में आने को हमने कहा था ब्रीदिंग। अब लंग्स के बाद ये एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई के अंदर हम देखेंगे, कल जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, एल्वियोलाई के अंदर कैसे वो गैस एक्सचेंज होती है। तो क्या एक्सचेंज होगा, CO2 तो हम एल्वियोलाई में छोड़ देंगे ताकि एल्वियोलाई की हेल्प से वो वापस से आउट हो जाए, और O2 को ले लेंगे। O2 कहाँ ले लेंगे हम, ब्लड में। ब्लड से वो कहाँ चली जाएंगी, टिश्यू में। ठीक है, और टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, ग्लूकोज का। और जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तब हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, गैसियस एक्सचेंज, कि कैसे गैस एक्सचेंज हो रही है, O2 अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है, और कैसे वो टिश्यू में जा रही है, कैसे ग्लूकोज का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो यहाँ तक की प्रोसेस मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। कल हम किसकी बात करेंगे, आज हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करी है, तो कल हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज की। ओके, थैंक यू।